हाँ, तो PQLI हमने कल खाली क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में देखा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट नाउ हम यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स देखेंगे। कोई भी अगर इंडेक्स, तो सबसे पहली बात तो वो कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से उसके कंटेंट होते हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, ये दो अपने सीखे, लेकिन बोथ आर नॉट द रियल इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि उसके बहुत सारे लिमिटेशंस है। कोई भी इंडिकेटर फूल प्रूफ नहीं है। दैट मीन्स एवरी इंडिकेटर इज सर्टेन लिमिटेशंस, इवन दिस वन हैज सम लिमिटेशंस। बट हम यहाँ पे किस के बारे में बात करेंगे कि हम ज्यादा चीजों को कवर करने वाले इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, कि जिसमें बहुत सारी चीजों को कवर किया जाए और उसमें ऑलमोस्ट ऑल दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड, जिसके कारण इंसान की लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ती हो, इंसान की लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ती हो। Increasing incomes of the country is concerned concentrated in the hands of few people। तो हमारी कंट्री में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हमारी कंट्री छोड़ो, दुनिया की बहुत सारी कंट्री के अंदर यही प्रॉब्लम है कि व्हेन द डेवलपमेंट स्टार्ट्स, द बेनिफिट्स आर द बेनिफिट्स आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोगों के हाथ में सारे पावर्स आ जाते हैं, कुछ लोगों के पास सारी इनकम आ जाती है। तो इसको अपने डेवलपमेंट नहीं बोलते, इसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री शुड बी सच कि लिविंग स्टैंडर्ड, याद रखना ये लाइन को, कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हर किसी की इंक्रीज होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन्स आर फुलफिल्ड। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करना हमारे लिए जरूरी है। एंड कीपिंग इन व्यू दिस इन माइंड, मॉरिस डेविस मॉरिस, नाम याद रखना ये, मॉरिस डेविस मॉरिस presented the physical quality of life index, which is in short known as PQLI. This was developed by a private individual। बाकी जो HDI है या फिर ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स वन, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स नंबर टू, HPI 1, HPI 2, ये तीनों चीजों को डेवलप किया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। मतलब इसको डेवलप करने वाली इंस्टीट्यूट्स थी, लेकिन ये अकेला ऐसा है जिसको मॉरिस डेविस मॉरिस ने, यानी एक इंडिविजुअल ने डेवलप किया है। इन दिस इंडेक्स, बेटरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी हम क्या देखते हैं कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए, फिजिकली दिखना चाहिए इंसान को कि हाँ मैं पहले से ज्यादा कंज्यूम कर पा रहा हूँ, पहले से ज्यादा बेहतर कंडीशन में हूँ। ये जब तक वो फील ना कर पाए तब तक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई ऐसा माना नहीं जाएगा। द लेवल ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइंस द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी मोर developed physical quality of life, that means more development। If any country's physical quality of life is higher than that of other country, then this one then that country is considered as more developed। यानी अगर PQLI ज्यादा तो ज्यादा डेवलपमेंट। यहाँ पे तीन अलग अलग स्टैंडर्ड्स आपके सामने प्रेजेंट किए मॉरिस डेविस मॉरिस ने। ये तीनों तीन स्टैंडर्ड्स आप देखोगे वन बाय वन, देखें ये रहे आपके सामने। फर्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, कितने एजुकेटेड है आपकी पॉपुलेशन के लोग, आपके सब्जेक्ट, यानी जिसके ऊपर पॉलिसी लगाई जाती है, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ऐसे लोग यानी आपके सब्जेक्ट जिसके ऊपर रूल किया जाता है। तो लिटरेसी रेट या तो लिटरेसी लेवल, यानी एक कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेसी लेवल? लिटरेसी लेवल इज नथिंग बट एटलीस्ट वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज कम से कम। इंसान को पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और समझनी भी आनी चाहिए। तो लिटरेसी लेवल ऑफ अ कंट्री determines the situation of education, the percentage of population educated out of the total population। यानी कितने लोग एक लैंग्वेज सिर्फ जानते हैं, इवन वो उनकी लोकल लैंग्वेज हो ना,
तो भी चलेगा। यानी गुजरात में रहने वालों को अगर गुजराती भी आती हो तो चलेगा। साउथ इंडिया में रहने वाले को जो तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, कोई भी लैंग्वेज आए, पर कम से कम एक लैंग्वेज पढ़ना लिखना और समझना आना चाहिए। कम से कम एक लैंग्वेज। नाउ द सेकंड वन इज नंबर ऑफ इयर्स, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब इंसान कितने साल तक जिंदा रहता है। नॉर्मली एज क्या, एवरेज इंडियन की, वो देखना है। तो नंबर ऑफ इयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कितने साल तक वो रहेगा, जिंदा रहेगा, दुनिया में रहेगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट शोज द एवरेज लाइफ, यानी इंसान की एवरेज लाइफ कितनी है वो पता चलता है इससे। इफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइजेस, जैसे इंडिया की बात करें ना, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज ओनली 36 years, यानी एवरेज इंडियन 36 years जिंदा रहते थे। Nowadays it has increased from 36 to 63, and now more improved 68। इवन अन सॉलिसिटेड डेटा जिसको बोला जाता है उसके अंदर लिखा गया है कि इट हैज बिकम ऑलमोस्ट 73 years, बट स्टिल वी आर वेरी बिहाइंड। इसका मतलब क्या हुआ देखो, कि 36 से 63 का होना या 68 का होना या 673 का होना, दैट मीन्स कि आपके पास मेडिकल सर्विसेज अच्छी है, हेल्थ और हाइजीन के पीछे आप ज्यादा खर्चा करते हो, अच्छा खाना पीना आपको मिल रहा है, एवरीथिंग इज गुड। तो ये तीन इंडिकेटर है ना, सिर्फ दिखाने की बात है, कि दिखाने के लिए सिर्फ तीन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चीजों को इंक्लूड करते हैं। राइट, तो गुड मेडिकल फैसिलिटीज ये बताते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर। ना इन्फेंट मोर्टालिटी, यानी जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से उसमें से कितने बच्चे अपना पहला साल कंप्लीट करने से पहले मर जाते हैं, इसको इन्फेंट मोर्टालिटी बोला जाता है। बट हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे 1000 के ऊपर। एवरी 1000 कितने बच्चे मर जाते हैं ये देखा जाता है। ये याद रखो, जितना कम हो ना उतना ज्यादा अच्छा, जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर इट वाज ऑलमोस्ट 141। कितना था, 141 पर 1000, यानी हर 1000 बच्चे में से 141 मर जाते थे। नाउ इट इज रिड्यूस, वो कम हो गया, डबल डिजिट में है। आगे आप देखोगे कितना है, आई डोंट परफेक्टली रिमेम्बर डेटा। इफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट फॉल्स, यानी अगर वो कम हो गया, तो हम मानेंगे कि हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हुई है। खास करके सबसे अच्छी बात तो ये समझी जाती है इसके अंदर, कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी माँ और बच्चा जो होता है, उन दोनों की हेल्थ के बारे में सोचा जाता है, उसके हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में सोचा जाता है। आज भी गांव के अंदर विदाउट एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर डिलीवरीज करवाई जाती है। इन्फेक्शन लगने का खतरा बढ़ जाता है, और इसी के कारण माँ और बच्चे दोनों में से किसी की डेथ या तो दोनों की डेथ हो जाती है। सो इसका मतलब ये होता है कि आज भी हम वही पुराने ख्यालात के अंदर है, या तो वही पुरानी टेक्निक को यूज करते हैं। नाउ PQLI, उसमें लिटरेसी लेवल आता है, तीनों तीन चीजें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये तीनों चीजें उसमें इंक्लूड होती है। नाउ सी, बियॉन्ड द सिलेबस मैं आपको ये समझाता हूँ कि इनके वेटेज कितने हैं। देखो, ये तीन इंडिकेटर्स है ना, तीनों के वेटेज एक जैसे ही, मतलब इसका 1/3 वेट है, इसका भी 1/3 वेट है, और इसका भी 1/3 वेट है, मतलब तीनों को इक्वल इंपोर्टेंस दिया गया है। राइट, यही उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, बिकॉज एवरी कंट्री के अंदर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि हर कंट्री के अंदर तीनों को इक्वल इंपोर्टेंस देना चाहिए। ये आगे अब में देखेंगे। नाउ रीजंस फॉर ओनली 3 डिटर्मिनेंट्स, क्यों तीन? सवाल ये कि तीन ज क्यों नहीं रखे, बाकी तो सब बहुत बाकी है, तो वो सब चीजें क्यों नहीं रखी गई? ऊपर हमने देखा कि 10-12 चीजें जो हमने, जिसमें ये भी आता है कि कितनी चीजें अपने खरीद पाते हैं, ड्यूरेबल, कितनी सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल चीजों को खरीद पाती है, सब उसके अंदर आता है। पर ये सब तो रखा ही नहीं है उन्होंने। यहाँ पे मॉरिस ने सिर्फ तीन इंडिकेटर क्यों रखे? तो उसके पीछे तीन कारण है, 3 reasons आर देयर बिहाइंड दैट। द फर्स्ट वन इज डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड। इसके ऊपर कि आपको डिपेंडेबल डेटा, यानी आसानी से डेटा अवेलेबल हो जाता है।
हर कंट्री अपने पॉपुलेशन सर्वे के अंदर ये डेटा कलेक्ट करती है, तो डिपेंडेबल डेटा मिल जाते हैं, पहली बात। तो दूसरा, इन सब से रिजल्ट मिलता है, नॉट एफर्ट्स। अब ये आपको समझना है। जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि मैंने अपने कंट्री में बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाए, फेक। मैं अगर ऐसा बोलूं मैंने बहुत सारी स्कूल्स बनवाई, फेक। मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर यानी स्वच्छता अभियान चलाए मैंने, समझो ये सब गलत। लेकिन अगर मुझे पता चले कि मेरी कंट्री में एजुकेशन पहले सिर्फ 40% लोगों के पास था, नाउ लिटरेसी रेट बढ़ के 83% हो गया है, तो ये रिजल्ट हुआ, ये सीधा रिजल्ट हुआ। फिर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है मैंने कितने स्कूल्स बनवाए, क्योंकि इसका मतलब सब लोग अब पढ़ाई तक पहुंच पा रहे हैं, मतलब ये हो गया। तो रिजल्ट सीधा पता चलता है। और अगर ऐसे ही समझो, मैं बोलता हूँ कि मैंने 4000 हॉस्पिटल्स बनवाए, तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो 141 था उससे कम होके अगर वो सीधा हो जाता है, समझो कि 42, तो इसका मतलब ये सीधा रिजल्ट बता रहा है कि हाँ तुमने हॉस्पिटल्स बनवाओगे तभी तो ये हुआ। इसी तरह से एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 36 थी, तो वो अगर इंक्रीज होकर सीधी 63 हो जाती है, दैट गिव्स यू अनदर थिंग कि यहाँ पे पता चला कि लोग ज्यादा जिंदा कब रहेंगे, जब मेडिकल सेक्टर की तरफ तुम ज्यादा जा पाओगे तब, राइट। तो ये सब बातें सीधे रिजल्ट बताती है, तो इसीलिए यहाँ पे अपने डिपेंड कर सकते हो। एंड ऑल दीज थ्री फैक्टर्स आर प्रोडक्ट बेस्ड, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हो। जैसे कि समझो कि मेडिकल सर्विसेज का मिलना, मेडिकल दवाइयों का मिलना, वो तुम्हारी प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट बेस्ड रही है, बराबर। एंड हेंस फुलफिल्स द जस्टिफाइबल स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन। तो अब दवाई आज मिल नहीं रही है अभी, इन दिस पैंडेमिक अपने यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन। और बिकॉज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन एंड लार्ज नंबर ऑफ केसेस कमिंग फॉरवर्ड, तो हमको दवाइयाँ मिलती नहीं है, एंड लैक ऑफ मेडिसिन के कारण पेशेंट्स मर जाते हैं। तो ये परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना आसान हो जाता है कि मोर मेडिसिन आर मेड अवेलेबल। आज नई बात सुनने को आई कि जो फेबी फ्लू जो दवाई आती है उसके लिए, हाँ फ्लू के लिए अभी जो चल रहा है वो कोरोना वायरस के लिए, वो मार्केट में नहीं है, वो आसानी से नहीं मिल पा रही है। सो अब समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है कंट्री के अंदर, क्योंकि आप परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करना चाहते हो तो होना ये चाहिए कि डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। दैट गिव्स यू अ हिंट कि जितने भी केसेस है वो कितने फास्ट बढ़ रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब तुमने ज्यादा काम किया हुई होगा, हम ऐसा मान के चलेंगे ऐसा। तो थ्री इंडिकेटर्स उसके पीछे के कारण, अब ये तीनों तीन इंडिकेटर्स को सेपरेटली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखो, लिटरेसी। अब क्यों लिटरेसी, तो देखो इसमें बताया गया है कि इट इज अ मेजरिंग रूल, इंपॉर्टेंट मेजरिंग रूल फॉर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी एजुकेशन क्या बता रहा है कि खाने पीने के अलावा भी इंसान सबसे पहली बात जो सोचेगा वो लिटरेसी के बारे में, एजुकेशन के बारे में। मतलब अगर इंसान का पेट भरा हुआ होगा ना तभी वो सोचेगा कि दूसरा कुछ करे, यानी एजुकेशन ले। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो अपनी फुलफिल हो ही गई कि हमारी कंट्री के अंदर हमारी पॉपुलेशन स्टारवेशन यानी भूख से मर नहीं रही है, पहली बात तो यहाँ पे हो ही गई। और दूसरी बात, अगर आप एजुकेशन लेते हो ना, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप समझ पाते हो जल्दी से। और अगर समझ पाना तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। आपको अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो आप आसानी से उसको समझ पाते हो एजुकेशन से। तो इसीलिए नेशनल डेवलपमेंट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, राइट। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बता रहा है, सोशल एनवायरनमेंट इज अ मिरर ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एंड वेल बीइंग। यानी इंसान खुश है, इससे पता चलता है। इट इज अ रिफ्लेक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यूट्रिशन। अब कैसे पता चला कि इंसान खुश है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको अच्छी मेडिकल केयर मिल रही है, और एनवायरनमेंट अच्छा है, यानी मतलब जो एटमोस्फियर है वो ज्यादा पोल्यूटेड नहीं है, तभी तो इंसान ज्यादा जिंदा रह पाता है। तो अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छी मेडिकल केयर मिल रही है, और अच्छा एनवायरमेंटल सिचुएशन उसको मिल रहा है, वो अपने याद रखना। देन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये भी आपका सोशल स्टेटस और वेलफेयर बताता है, ऊपर जैसा ही है ये। बट इससे क्या पता चलता है कि बेसिक नेसेसिटीज बराबर से मिलती है कि नहीं, जैसे कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलना, एनवायरमेंट घर का कैसा है, घर में हेल्थ एंड हाइजीन बरकरार रखा जाता है कि नहीं, स्टेटस ऑफ वीमेन, मतलब औरतों को किस तरह से घर में रखा जाता है, एंड रोल ऑफ अ मदर, माँ की तरह से जो रोल होना चाहिए, अच्छी परवरिश करना बच्चे की, अच्छे खाने की तरफ उनको
खाना पीना उसको मिल जाना बच्चे को, ये सब हो पा रहा है कि नहीं। तो ये हमको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से पता चलता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो कोई भी कंट्री चाहती है कि अपनी जनता को ये प्रोवाइड करे। दैट्स वाई इन तीन चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नाउ हाउ टू फॉर्मुलेट, इसको फॉर्म कैसे किया जाना चाहिए। जैसे इक्वेशन पूछा जाता है, एवरी इंडिकेटर इज गिवन, तीनों तीन को 100 अपने वेट दिए हैं, तीनों को वेट सेम दिए हैं। जैसे मैंने बोला ना, 1/3 1/3 1/3 तीनों को दिया जाता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हम इसको 0 से 100 के बीच में ग्रेड करते हैं। मतलब 0 का मतलब ये हुआ कि सबसे कम, 100 का मतलब सबसे ज्यादा। 0 की जितनी करीब जाएंगे उतना तुम लेस डेवलप्ड हो, 0 के जितने दूर जाएंगे या तो 100 के जितने नजदीक जाएंगे उतने अपने ज्यादा डेवलप्ड हो। फिर हम तीनों तीन के ग्रेड को समड अप यानी टोटल कर देंगे। तीनों का जो रिजल्ट आएगा उसको अपने टोटल कर देंगे, टोटल करने के बाद में उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। और उसके बाद में जो मिलेगा वो तुम्हारा पीक्यूएलआई है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कि इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 100। इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 100। मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 100, और मिनिमम वैल्यू 0, ये याद रखना है आपको। तो क्या बात सीखी अपने, कि सबको 100 वेट दिए गए, 0 से 100 के बीच में फिगर अपने कलेक्ट करेंगे, तीनों तीन की फिगर को टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, देन हमको पीक्यूएलआई मिल जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं बता चुका आगे कि क्लोजर टू 100, जितना 100 के नजदीक उतना अच्छा परफॉर्मेंस, जितना 0 के नजदीक उतना खराब परफॉर्मेंस। और ये हमेशा किसके बीच में होता है, 0 से 100 के बीच में होता है। अब पीक्यूएलआई को कैसे यूज किया जाए, नॉट ओनली के दो कंट्री को कंपेयर करने के लिए, इवन केरला और गुजरात को कंपेयर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, महाराष्ट्र और राजस्थान को कंपेयर करने के लिए भी विद इन द कंट्री भी इसको यूज किया जा सकता है। और याद रखना है कि हायर द पीक्यूएलआई तो इसका मतलब ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और लोअर द पीक्यूएलआई तो इसका मतलब कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 6 के 6 पॉइंट बहुत आसान है समझने हो तो। 100 के ज्यादा नजदीक मतलब ग्रेटर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस। 0 से ज्यादा नजदीक यानी बैड परफॉर्मेंस। 0 से 100 के बीच में होता है। कंपेयर करने के लिए कंट्रीज और स्टेट के लिए भी चलता है ये। हायर पीक्यूएलआई मतलब मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोअर पीक्यूएलआई मतलब लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके अच्छे और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स अपने देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। पीक्यूएलआई इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये दोनों स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी इससे पता चलता है कि इंसान कितना खुश है अपनी कंट्री के अंदर, ये इससे पता चलता है। देन पीक्यूएलआई पर कैपिटा इनकम से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में सिर्फ इनकम आती है, जबकि इसमें सोशल चीजों को भी इंक्लूड किया गया है। पीक्यूएलआई एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज लेसर ड्रॉबैक, उसकी लिमिटेशन कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, कम है। किसकी कंपैरिजन में, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में। एंड अगर पीक्यूएलआई के लिए बात करें हम, तो हम स्टेट्स की भी कंपैरिजन कर सकते हैं, कंट्रीज की भी कंपैरिजन कर सकते हैं, और ग्रुप्स जैसे कि यूरोपियन यूनियन, एशियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, लेटिन अमेरिका साथ में इंक्लूड करें तो ये सब इसको कंपेयर करके अपने बना सकते हैं। एंड वी कैन क्रिएट पीक्यूएलआई इवन, आप अर्बन एरिया रूरल एरिया का भी बना सकते हो, फीमेल्स और मेल्स का भी बना सकते हो कंपैरिजन अगर करनी हो तो। 5 चीजें यहाँ पे हुई। नाउ लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस में खाली 3 चीजों को इंक्लूड किया गया। दैट वाज द फर्स्ट कंप्लेंट, कि यहाँ पे सिर्फ 3 चीजों को इंक्लूड किया गया। और ये तीनों तीन चीजें देखने के बाद कोई इंसान ऐसा बता नहीं सकता कि वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट। सिर्फ 3 चीजों के ऊपर से परफेक्ट या तो करेक्ट पिक्चर आपको पता नहीं चलता, दूसरी सारी चीजों को भी इंक्लूड करना चाहिए था। और इसमें सिर्फ एवरेज बताया गया है, इसका मतलब जो भी वैल्यूज है ना वो सिर्फ एवरेज है, क्योंकि हमने क्या किया है लास्ट में उसको डिवाइडेड बाय भी क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो इसका मतलब तीनों का एवरेज निकाल दिया है। तो एवरेज का मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि किसी जगह पे आप प्रोमिनेंट यानी आगे बढ़े हुए हो, या किसी जगह पे आप बैकवर्ड हो। हर इंडिकेटर को अलग अलग समझना चाहिए, लेकिन तीनों को मिला के खाली हमने एवरेज कर दिया डिवाइडेड बाय 3 करके। तो डिसीजन हम एवरेज के बेस के ऊपर कभी भी नहीं ले सकते, दैट इज
मेन लिमिटेशन। और इफ अ कंट्रीज प्रेजेंट पीक्यूएल इज हाई, तो हम जनरलाइज नहीं बोल सकते कि चलो बाकी सारी कंट्रीज से हमारा डेवलपमेंट ज्यादा ही है। नो, अगर आज का पीक्यूएल ज्यादा है तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता कि हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है। हम ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बिकॉज देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। दूसरे सारे फैक्टर्स भी हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। इट इज नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज टू ऑल द इंडिकेटर्स। सबको वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड दिया, वो भी गलत है, क्योंकि सब चीजें सबके लिए एक जैसे नहीं होती। जैसे कि समझो कि इंडिया के अंदर एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो मतलब ज्यादा वेट किसको देना चाहिए था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को ज्यादा, सबसे ज्यादा वेट देना चाहिए फिलहाल की बात करें तो। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को सेकंड, और सबसे कम किसको देना चाहिए, एजुकेशन को। बिकॉज ऑलरेडी एजुकेशन के फील्ड में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो जितना आगे बढ़ जाए किसी फील्ड के अंदर तो उसका इंपोर्टेंस कम हो जाता है। बट यहाँ पे तो सब जगह पे हर बार आपको तीनों को इक्वल वेटेज देने हैं, तो ये भी गलत साबित होता है। एंड ग्रोथ ऑफ इनकम हैज हाई इंपोर्टेंस इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, एंड इग्नोरिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आपने देखा कि तीनों फैक्टर्स में इनकम तो है ही नहीं। पर कैपिटा इनकम इंक्लूड कर दे तो इससे ज्यादा अच्छा हो जाता, पर इसको इंक्लूडेड नहीं किया यहाँ पे। तो इनकम को तो हमने इग्नोर कर दिया है, जैसे कि यहाँ। एंड द पीक्यूएलआई ऑफ रिच कंट्रीज राइज एट अ स्लोअर रेट। तो हम तो खुश हो जाएंगे कि हमारी पीक्यूएलआई बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहे हैं, पर हमसे ज्यादा डेवलप वो कंट्रीज है। तो इसमें कंपैरिजन करना इतना आसान नहीं हो जाता, क्योंकि एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करो, अब कितना ज्यादा 100 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैक्सिमम है इंसान की, राइट। तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 92 तक पहुंच जाएगी, तो उसके बाद में कितना एक्सपेक्ट करोगे कि आगे बढ़ेगी। 1 ईयर भी अगर आगे बढ़ती है तो इट इज लाइक 10 फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्री। यानी मतलब अगर इंडिया अगर 70 से 80 पे भी जाएगी और जापान 92 से 93 पे भी जाएगा, तो दोनों का इक्वल हुआ डेवलपमेंट। हम ऐसा नहीं मान सकते कि हमने 10 का डेवलपमेंट किया, 10 का डेवलपमेंट तो चाहिए ही था हमको। लेकिन जापान ऐसे थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है ना, कि जहां से आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो 92 से 93 की तरफ गया। समझे ना, ये डिफरेंस है कि हमारी जो पीक्यूएलआई है वो फास्टर रेट पे आगे बढ़ती है। सो दैट डज नॉट मीन कि हमारी पीक्यूएलआई का ग्रोथ रेट ज्यादा तो हम ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अब प्रेजेंट सिनारियो अभी क्या है, अभी हम किस चीज के बारे में सोचते हैं, क्या हम पीक्यूएलआई को यूज करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम 2003 के बाद में हमने सिर्फ ये तीन चीजों को इंक्लूड करना छोड़ दिया है। हमने और ज्यादा चीजों को इसके अंदर इंक्लूड किया, 3 मोर एस्पेक्ट्स, यानी 3 + 3। अब टोटल मिला के कितने एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, अपने 6 एस्पेक्ट्स को। और हम नया क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करते हैं। फिजिकल बात आगे से निकल गई है, फिजिकल वर्ड आगे से निकल गया, और हमने क्या बताया, QLI, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। ये आपको फर्स्ट ईयर बीकॉम के अंदर देखने को मिलेगा। नाउ सी, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जिसने PQLI याद कर लिया ना, उसके लिए HDI सेम है, ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है ना उसको अलग अलग कर देना है। नाउ दिस इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय नन अदर देन यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंट किया गया अपने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर इन 1990, राइट। और इसमें बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमिक्स में ने भी कंट्रीब्यूट किया है। देखो यहाँ लिखा है, इंडियन इकोनॉमिक्स में कौन थे सबसे लीडिंग, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो बाद में नोबेल प्राइज जीतते हैं। In that report, Human Development Index was presented as a measurement of development, along with economic aspect of measurement. HDI emphasize more on non-economic aspects also. HDI सिर्फ इकोनॉमिक पैसे के बारे में बात नहीं करेगी, इसके बारे में इकोनॉमी के बारे में बात तो करेगी, लेकिन साथ में सोशल एस्पेक्ट्स को भी वो इंक्लूड करती है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स ने भी HDI को बनाने में हेल्प की है। और इम्प्रूवमेंट वर इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2010, यानी 2010 के अंदर इसको सुधारा गया। पहले 1990 में आया, उसके बाद में 2010 के अंदर आया। इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, मैं आगे बताऊंगा व्हाट आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज विच आर यूज्ड इन द टू मेजर द HDI सिंस 1990। तो पहले जो वैल्यूज होती थी ना वो आउटडेटेड हो गई, अब उसकी जगह पे 2010 में हमने नई वैल्यूज को इंट्रोड्यूस किया है,
एवरी 10 to 20 ईयर्स इस तरह से इंप्रूवमेंट होते रहते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट्स, इसमें भी 3 फैक्टर्स अपने इंक्लूड करते हैं, और 3 फैक्टर्स में से कुछ तो आपको सेम જ लगेंगे जो हमने पीक्यूएलआई में सीखे थे। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेम एज बिफोर, एजुकेशनल अचीवमेंट लिटरेसी रेट जैसा ही है ये भी, और इनकम डेटा जो वहां पे मिस आउट किया गया था, पर कैपिटा इनकम, वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। राइट, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, तीनों 3 चीजें अपने देखें। पहला होता है इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। What is the expected number of years a person will live at the time of birth of the population of a country determines the value. If it is less than 50 years, that country is said to be deficient in health. यानी अगर समझो 50 साल से ज्यादा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, जैसे मैंने बताया इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज पर 2001 सेंसस 63 ईयर्स है, तो अगर 50 से ऊपर है ना, तो हम हेल्थ के अंदर डेफिशिएंट नहीं माने जाएंगे। अगर 50 से नीचे होती तो इसका मतलब हमारे कंट्री के अंदर हेल्थ की फैसिलिटीज अच्छी अवेलेबल नहीं है। राइट, बहुत काम किया गया है हेल्थ के ऊपर इंडिया में, बट एक्चुअली वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ बिग ब्लो ऑन आवर कंट्री लाइक दिस पेंडेमिक। कोई भी कंट्री प्रिपेयर्ड नहीं थी। हमारे यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ कि इफेक्ट नॉट बिकॉज के हम किसी को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है जितनी है, कि इतनी पॉपुलेशन को कभी भी हम अच्छी तरह से टैकल कर ही नहीं पाते। हाउ कैन यू कंट्रोल द क्राउड्स इन द मार्केट? हम मार्केट में क्राउड को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। इवन लॉकडाउन भी कितना चलाएंगे, बिकॉज वी आर पुअर कंट्री, तो लॉकडाउन कितना चला पाएंगे? अब ये सब समझोगे ना तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई हम तो बोलते थे लॉकडाउन लगा देना चाहिए, पर लॉकडाउन लगा देना इतना आसान नहीं होता। गवर्नमेंट इससे डरती क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट नोज कि अगर यहाँ पे लॉकडाउन करने के बाद अगर लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो सुसाइड करना ज्यादा बढ़ जाएगा, स्टारवेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, और लोगों के हर तरह के लाइफस्टाइल के ऊपर इफेक्ट आएगी, हर चीज की डिमांड कम होने लगेगी। अभी तो पता नहीं चल क्या रहा है, मैं समझ सही में नहीं पा रहा हूँ कि ये कंट्री के अंदर इतना सब प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, क्योंकि प्राइसेस तो एवरीथिंग की इंक्रीज हो रही है। अब बोलते हैं कि सब बिजनेस बंद है, तो डिमांड करने वाले इतनी तो कितनी डिमांड करते हैं। सो बेसिकली मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे सिंडिकेट्स ऑलरेडी बन चुकी है। वो मैं आपको एक लेक्चर में अलग से समझाऊंगा, कल शायद टाइम अपने पास होगा 5-10 मिनट का लास्ट में, तो इस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज सिंडिकेट। और ये सिंडिकेट बना के ये लोग हैं ना लिटरली कस्टमर्स को लूट रहे हैं, या गवर्नमेंट जानती नहीं, या तो गवर्नमेंट जानने के बावजूद भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। तो अभी समझो कि आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करने वाली इंडिया में 4 या तो 5 कंपनीज है। अब अभी है ना, अगर आप जीएसटी के साथ में 1 किलोग्राम आयरन लेने जाओ ना, पतरे की बात कर रहा हूँ मैं, शीट्स जो आयरन की शीट्स आती है उसकी बात कर रहा हूँ, तो 100+ हो गया है, एंड इट इज रिकॉर्ड ब्रेक। कभी नहीं था। अभी 2 साल पहले की बात करो, यानी लॉकडाउन के पहले की बात करो, इट वॉज ऑलमोस्ट 55 रुपीज, अराउंड 55 के अराउंड था। नाउ 45 रुपीज इंक्रीज हो जाना, एंड ये बेसिक मटेरियल है, हर चीज में ये यूज होता है, तो फिर भी इसकी प्राइस अगर डबल हो जाती है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे डिमांड है इन सब चीजों की। क्योंकि हर जगह पे भी देखते हैं तो काम इतना तो चल नहीं रहा है, तो डिमांड है नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं, 4 या तो 5 कंपनी वाले अपनी सिंडिकेट बना के बैठे हुए हैं। इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि प्राइस हम साथ में इंक्रीज करेंगे, साथ में डिक्रीज करेंगे। राइट, सेम पेट्रोलियम कंपनीज का है, सेम पेट्रोलियम कंपनीज का। हर जगह पे सिंडिकेट बनती जा रही है, या गवर्नमेंट जानती नहीं है तो गवर्नमेंट जान के भी अनजान बन रही है। और अगर ये चलता रहेगा तो एक जमाना ऐसा आएगा, आप ही देखोगे कि 2, 4 या तो 5 साल या तो 10 साल के अंदर लोग सड़कों पे आ जाएंगे और लूटपाट चालू हो जाएगी। यहाँ पे इतनी खराब कंडीशन, ये सब हमने हिस्ट्री में देखा हुआ है। और जो अपनी हिस्ट्री को समझने के बावजूद भी अगर उससे अपनी आंखें बंद कर लेता है ना, उससे ज्यादा खराब सिविलाइजेशन कोई नहीं हो सकता। नाउ नॉलेज, लिटरेसी और एजुकेशन दोनों आता है उसमें। टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज, एडल्ट लिटरेसी इन परसेंट इज कैलकुलेटेड। जैसे क्वांटम यानी क्वांटिटी ऑफ नॉलेज, पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव आर इंक्लूडेड। 15 साल या तो उसके ऊपर के लोग, उसमें अपने क्या देखते हैं कि कितने लोग, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। हमारे यहाँ पे कंट्री में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना होना चाहिए? चलो 2 साल अपने
किंडरगार्टन के, राइट। उसके बाद में 12 साल अपने स्कूल के पढ़ते हैं, तो 12 और 2 मिला के 14 ईयर्स उनको स्कूल जाना चाहिए बेसिकली। अब ये 14 ईयर्स में से कितने साल सही में हमारे पॉपुलेशन में एवरेज बच्चे स्कूल में जाते हैं, एन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये सेकंड में आया, बराबर है। इन दोनों के बीच में अगर मैंने बोला, सोचो कि मैंने ऐसा बोला कि 14 ईयर्स है ना स्कूल जाना चाहिए बच्चों को, और अगर बच्चे स्कूल जाते हैं खाली एवरेज 6 साल, तो गैप तो कितनी बड़ी है, 8 ईयर्स की गैप हो गई। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बड़ी गैप ने उतना ज्यादा प्रॉब्लम, उतना ज्यादा हम लेस डेवलप्ड है। जितनी कम गैप उतने हम कम लेस डेवलप यानी मोर डेवलप माने जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वेराइटी ऑफ थिंग्स आती है। सबसे पहला जरूरी प्योर ड्रिंकिंग वाटर आता है। दूसरा आता है मेडिकल सर्विस। तीसरा आता है गुड सैनिटेशन यानी ड्रेनेज सिस्टम। फिर इन्फंट मोर्टालिटी रेट जो आगे ऑलरेडी सीख चुके हैं। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश एंड माल नरिश चिल्ड्रन, बच्चे जिनको खाना पूरा नहीं मिलता है, जिनको नरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता वो अलग, उसको मेल नरिश बोला जाता है, और मिलता ही नहीं वो अलग वापस। एंड पर कैपिटा कैलोरी अवेलेबिलिटी पर डे, एक दिन में कितने कैलोरी के फूड को हम कंज्यूम करते हैं। नॉर्मली ये 2100 एंड 2400 होनी चाहिए, आगे अपने देखेंगे उसको भी। एंड मोर्टालिटी रेट ऑफ इन्फेंट बिलो, यहाँ पे 5 ईयर्स लिखा है, यहाँ 5 ईयर्स है, उसमें कितना था, 1 ईयर था, यहाँ पे 5 ईयर्स है। प्रोटीन एंड इवन फैट अवेलेबिलिटी and etc. are considered, which depends on income. Income index is that in which per capita gross national income is measured on the basis of PPP यानी purchasing power parity। इसको कैसे ढूंढा जाता है, purchasing power parity। Now what is purchasing power parity? कि हमारे यहाँ पे कितना कंजम्पशन है और दूसरी कंट्री में कितना कंजम्पशन, इसको सिर्फ सिंपली अपने कंपेयर कर लेना है एंड देन वी गेट द आंसर, राइट। अब इसको कल रिवाइज करके कंप्लीट करेंगे, कल अपने मुश्किल से 15-20 मिनट्स का ही काम है, उससे ज्यादा नहीं है। और कल मैं आपको एक दूसरी बात समझाऊंगा, इसका रिवीजन, ये चैप्टर का रिवीजन व्हेन वी रीओपन द क्लासेस, उस टाइम पे अपने करेंगे, जब हम क्लास को रीओपन करेंगे उस टाइम पे अपने करेंगे, ओके। अच्छा, वन थिंग मोर के सैटरडे को या संडे को मैं मैसेज भेजूंगा, कौन सी जगह पे आपको अपने दूसरे बंच ऑफ पैम्फलेट्स लेने के लिए आने हैं।